Hello friends, this is Yash Chetwa. Welcome back to our Math Talks. Today we are going to discuss some more MSQs of dimension and basis. So without getting delay, let's get started. हमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Let n be an integer greater than or equals to 2 and let M and R denote the vector space of n cross n real matrices. Let B belongs to M and R be an orthogonal matrix and let B transpose denote the transpose of B. Consider WB equals to B transpose AB such that A belongs to M and R. Which of the following are necessarily true? A. WB is a subspace of M and R and dimension of WB less than or equals to rank of B. B. WB is a subspace of M and R and dimension of WB less than or equals to rank of B into rank of B transpose. C. WB equals to M and R and D. WB is not a subspace of M and R. इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। अगर ए हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ए इज अ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या होता है, प्लस और माइनस 1 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट जो हमारा आएगा वो 1 या -1 आएगा। इससे हम ये बोल सकते हैं कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, ये बात आपको पहले तो याद रखनी है। इसको लेके आगे चलते हैं। यहाँ पे WB क्या दिया गया है, WB इक्वल्स टू B ट्रांसपोज AB, B ट्रांसपोज AB सच दैट A बिलोंग्स टू M and R, यही दिया गया है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स जो होता है उसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, और वो क्या होती है, वो बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी इनवर्स होता है। ओके, ये कैसे होता है, एक्चुअली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आ जाए, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो हम बोलते हैं कि ये जो ए होता है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तो इसे हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए इनवर्स होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। तो अगर हम डब्ल्यू बी को एक और तरीके से लिखना चाहे तो वो क्या होता है, डब्ल्यू बी इक्वल्स टू बी इनवर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू एम एन आर, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बी एक ऐसा सबसेट है जो कि ए है उसके कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को देता है, जहां से हम ए कहां से ले रहे हैं, एम एन आर से। तो ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई। अभी हम ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पे डब्ल्यू बी इज अ सबस्पेस ऑफ एम एन आर एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी इज लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। पहले हम डब्ल्यू बी है वो सबस्पेस होता है एम एन आर का या नहीं होता है वो देखते हैं। डब्ल्यू बी इक्वल्स टू, अभी हमने जैसे लिखा वो बी इनवर्स ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू एम एन आर है, और हमारा जो ये बी है वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कोई भी। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू बी। ये चीज तो हम नोट कर ही सकते हैं। सबस्पेस की पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो 0 बिलोंग्स टू डब्ल्यू बी, वो तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी अगर हम कोई मैट्रिक्स x एंड y डब्ल्यू बी में से ले ले, x एंड y डब्ल्यू बी में से ले ले, तो हमें x कैसा दिख पा रहा होगा, x इक्वल्स टू बी इनवर्स ए बी टाइप का दिख रहा होगा, और y जो है वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होगा, बी इनवर्स सी
बी, जहां पे ए एंड जो सी है वो कहाँ से आ रहे होंगे, एम एंड आर में से आ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अभी हम क्या करते हैं, x प्लस वाई लिखते हैं। x प्लस वाई अगर लिखना चाहे तो कैसा लिख सकते हैं, b इनवर्स ए बी प्लस b इनवर्स सी बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो लेफ्ट में से हम b इनवर्स को कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस सी, और राइट में से हम b को कॉमन ले लेते हैं। क्लियरली अगर a एंड c जो है वो हमारा m एन r में से है तो a प्लस सी भी कहाँ से आएगा, m एन r में से ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि x प्लस वाई बिलोंग्स टू डब्ल्यू बी, यानी कि अगर हमने x एंड y जो है वो सेपरेटली डब्ल्यू बी में से लिए तो x प्लस वाई भी डब्ल्यू बी में से आ रहा है। अभी हम क्या चेक करते हैं कि क्या अल्फा टाइम्स एक्स मैट्रिक्स है वो क्या डब्ल्यू बी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हमारा एक्स जो मैट्रिक्स है वो किस प्रकार का दिख रहा है, बी इनवर्स ए बी टाइप का दिख रहा है, जहां पे हमारा ए जो है वो कहां से बिलोंग कर रहा है, एम एन आर में से बिलोंग कर रहा है। अगर हम अल्फा एक्स लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, बी इनवर्स अल्फा, यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए बी, और अगर ए हमारा एम एन आर में से है और अल्फा स्केलर है तो अल्फा इंटू ए बी तो एम एन आर में से ही आएगा ना, अल्फा इंटू ए बी एम एन आर में से आएगा। तो हम यहाँ से ये भी तो बोल सकते हैं कि अल्फा एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू बी। तो हम ये तीनों प्रॉपर्टी जो है 1, 2 और 3 यहाँ से ये बोल सकते हैं ना कि डब्ल्यू बी इज अ सबस्पेस ऑफ एम एन आर। तो भाई ये तो प्रूव हो गया कि डब्ल्यू बी जो है वो एम एन आर का सबस्पेस है। तो पहले तो वही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया। ओके, अभी आगे क्या पूछा गया है कि डायमेंशन उसका निकालना है। डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी क्या होगा, पर मैं यहाँ पे एक और चीज प्रूव करना चाहता हूँ कि डब्ल्यू बी जो है वो सबसेट और इक्वल्स टू एम एन आर आ गया, क्योंकि ये इसका सबस्पेस है। अगर मैंने ये चीज प्रूव कर दी कि एम एन आर भी इसका सबसेट है तो हम इससे ये बोल सकते हैं ना कि डब्ल्यू बी इक्वल्स टू एम एन आर हो जाएगा। पर क्या हम ऐसा प्रूफ कर पाएंगे, पहली चीज वो है। चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट ए बिलोंग्स टू एम एन आर लिख लेते हैं, यानी कि हमने ए मैट्रिक्स जो है वो एम एन आर में से ले ली है। अभी हमारा क्लेम क्या है, क्लेम ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू बी। तो उसके लिए हमें दिखाना क्या होगा कि ए जो है वो बी इनवर्स सम एक्स बी है और एक्स बिलोंग्स टू एम एन आर। अगर हमने ऐसा दिखा दिया तो हम बोल सकते हैं ना कि ए जो है वो डब्ल्यू बी में भी आ जाएगा। अभी ऐसा बोल कैसे सकते हैं वो देखना बड़ी बात है, पर उतनी भी बड़ी बात नहीं कि इसे हम दिखा ही ना सके। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ए हमने कहाँ से लिया, ए हमने एम एन आर में से लिया। अभी वही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को ट्रांसपोज को आगे मल्टीप्लाई करते हैं, बी ट्रांसपोज ए बी, ये तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वो कहाँ से आएगा, एम एन आर में से आएगा। ओके, और ये एम एन आर में से आ गया और इसे हम अगर y नाम दे दे, y इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए बी, तो ये जो चीज है वो डब्ल्यू बी में भी तो आ जाएगी। ओके, तो हमने ए मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स उसको हमने एम एन आर में से लिया था, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स,
अभी हमने दिखा क्या दिया है कि बी ट्रांसपोज ए बी बन गया है वो, और उसको वाई नाम दे दिया गया है, और वो डब्ल्यू बी में आ चुका है। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बी जो है इक्वल्स टू एम एन आर आ गया। और हम एक चीज जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ एम एन आर है वो क्या होता है, एन क्रॉस एन होता है। ओके ओके, तो इससे हमें क्या मालूम चलेगा कि डब्ल्यू बी जो है उसका डायमेंशन, यानी कि डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी भी है वो कितना हो जाएगा, एन क्रॉस एन। ओके, यहाँ से आगे चीजें ऑब्जर्व करते हैं। पहला ऑप्शन ये है डब्ल्यू बी इज अ सबस्पेस ऑफ एम एन आर, यहाँ तक सही है। एंड डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू बी लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। अभी यहाँ पे रैंक ऑफ बी क्या होगा, रैंक ऑफ बी क्या होगा, अगर हमने एन क्रॉस एन का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया, एन क्रॉस एन का ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स लिया, सपोज यहाँ पे ए है, उसका हमें डिटर्मिनेंट कितना मिल रहा था, 1 मिल रहा था। उसका अगर नॉन जीरो डिटर्मिनेंट मिल गया, उसका मतलब यही है कि उसकी जो रैंक है वो कितनी आ जाएगी, एन आ जाएगी। ओके, वहां पे एन लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर हो गए। तो यहाँ पे ये चीज तो सही नहीं है, यहाँ पे ये क्या मिलेगा, डायमेंशन और डब्ल्यू बी एन क्रॉस एन मिलेगा, और यहाँ पे रैंक ऑफ बी क्या मिलने वाली है, एन मिलने वाली है। क्या एन स्क्वायर लेस देन एन है, नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, WB is a subspace of MNR and dimension of WB less than or equals to rank of B into rank of B transpose। एक चीज ऑब्जर्व करो, रैंक ऑफ बी भी क्या मिलेगी, एन मिलेगी, और रैंक ऑफ बी ट्रांसपोज, अगर हमारा ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज भी हमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मिलता है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है इसके लिए उसका डिटर्मिनेंट प्लस और माइनस 1 मिलता है, इसलिए उसकी रैंक क्या हो जाती है, एन हो जाती है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एन, तो एन इंटू एन। यस, ये दोनों इक्वल आएंगे, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, डब्ल्यू बी इक्वल्स टू एम एन आर, यस ये चीज भी सही है। एंड डी बोल रहा है डब्ल्यू बी इज नॉट अ सबस्पेस ऑफ एम एन आर, नो ये चीज हमारी गलत है। तो कुल मिला के बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट ए बिलोंग्स टू M10C, the vector space of 10 cross 10 matrices with entries in C, complex number. Okay, let WA be the subspace of M10C spanned by a power n greater than or equals to 0. Choose the correct statement. A, for any a dimension of WA less than or equals to 10. B, for any a dimension of WA less than 10. C, for some a 10 less than dimension of WA less than 100. And D, for some a dimension of WA equals to 100. यहाँ पे आपको सिंपली एक चीज ऑब्जर्व करनी है, हमने A belongs to M10C ले लिया। अभी ये M10C का मतलब क्या होता है, 10 क्रॉस 10 का कोई मैट्रिक्स होगा और जिसकी एंट्रीज हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में से मिल रही होगी। हमें ऐसे एक वेक्टर स्पेस या तो सब स्पेस पार्ट करना है कि A पावर n से जनरेट होता। आप मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई भी 10 क्रॉस 10 का मैट्रिक्स होगा तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे लिखी जाएगी। सिंपली ये चीज ऑब्जर्व करना आप लोग, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल CHA इन द टर्म्स ऑफ x वो कुछ इस प्रकार से ही होगी ना, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a n minus 1 x to the power n minus 1 और
x टू द पावर n ऐसे होगी। हमारे केस में यहाँ पे n क्या है, 10 है। तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ a कैसे लिखी जाएंगी, CHAX इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a9 x टू द पावर 9 एंड x टू द पावर 10। इस प्रकार से हमारी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगी और जो कि क्या होगी, 0 के इक्वल होगी। ओके, अभी हमारे पास केले हैमिल्टन थ्योरम होता है, वो क्या बोलता है कि कोई भी मैट्रिक्स है खुद की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। यहाँ से हम ये चीज लिख सकते हैं ना, ए नोट प्लस a1 इंटू मैट्रिक्स ए प्लस a2 मैट्रिक्स ए का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन a9 a टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर 10 इक्वल्स टू 0। अभी आप एक चीज ऑब्जर्व करो, a टू द पावर 10 है, a टू द पावर 10 इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस को बाहर कॉमन ले लें, यहाँ से ये लिख सकते हैं ना, a नोट प्लस a1 इंटू a प्लस a2 इंटू a स्क्वायर प्लस इन सो ऑन a पावर 8 9 a टू द पावर 9। ओके, यहाँ से ये चीज लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम a टू द पावर 10 है, उसे क्या बोल सकते हैं, स्पान ऑफ 1a स्क्वायर एंड सो ऑन a टू द पावर 9। तो यहाँ से मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ। सपोज कि यहाँ पे स्पान किससे किया गया है, a टू द पावर n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। आप मन चाहे कहीं पे से भी ले लो। ओके, अभी हमने यहाँ पे a10 को बता दिया कि वो 1 से लेके a टू द पावर 9 से हम स्पान कर सकते हैं। आप बोलोगे सर आगे क्या करना, a11 आ गया, तो अगर यहाँ पे a मल्टीप्लाई गया, a11 आ गया, तो पूरे के पूरे इक्वेशन में ये होगा। तो फिर यहाँ पे a टू द पावर 10 आ जाएगा, उससे हम किससे रिप्लेस करेंगे, यही चीज से रिप्लेस करेंगे। तो कुल मिला के ये a1 से लेके a टू द पावर 9 से हम सारी की सारी चीज को मान कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक और चीज है कि ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए या नहीं होंगे, तो उसके लिए हमें क्या बोला गया है कि डायमेंशन या तो 10 होगा उससे या लेस देन 10 होगा। ओके, तो ये स्पान 1 से लेके a टू द पावर 9, यहाँ पे 10 एलिमेंट है, तो यहाँ से हम बोल क्या सकते हैं आखिरकार, फॉर एनी a डायमेंशन ऑफ WA इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। तो हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा और बाकी के तीनों जो है वो गलत हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, लेट v1 v2 and so on vn be a linearly independent subset of a vector space V where n greater than or equals to 4. Okay, let wij equals to vi minus vj. Let w be the span of wij 1 less than or equals to I comma j less than or equals to n. Then a wij 1 less than or equals to I less than j less than or equals to n spans w. B wij 1 less than or equals to I less than j less than or equals to n is linearly independent subset of W. C wij 1 less than or equals to I less than or equals to n minus 1 j equals to I plus 1 spans W, and D the dimension of W equals to n. इसे हम कुछ मैट्रिक्स फॉर्म में अज्यूम करके सारा का सारा क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, W को हम लिख कैसे सकते हैं, W हमें दिया क्या गया है, इक्वल्स टू स्पान
ऑफ किसका, WI છે such that 1 less than or equals to I comma j less than or equals to n, और WI जो हमें VI माइनस VJ इस फॉर्म में दिया गया है। अभी अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, W11 W12 एंड सो ऑन करके W1n, यहाँ पे क्या आ जाएगा W21 W22 एंड सो ऑन करके W2n। ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा, WN1 WN2 सो ऑन करके WN आ जाएगा। ओके, ये हमारा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से बन के तैयार हो जाएगा। ओके, पर ये आखिरकार मैट्रिक्स अगर VI के फॉर्म में लिखे, VI VJ के फॉर्म में लिखे तो हमें कैसा दिख पा रहा होगा, वो आप लोग ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे चलिए हम 3 एंट्रीज तक लिखेंगे। W11 यानी कि क्या होगा, W11 V1 माइनस V1 जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। W12 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2 हो जाएगा। W13 क्या हो जाएगा, V1 माइनस V3 हो जाएगा। ओके, एंड ऐसे ही सिलसिला जारी रहेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, V1 माइनस Vn आ जाएगा। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 माइनस V1 आ जाएगा। यहाँ पे V2 माइनस V2 जो कि 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, V2 माइनस V3 एंड सो ऑन करके V2 माइनस Vn आ जाएगा। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, V3 माइनस V1 V3 माइनस V2, यहाँ पे V3 माइनस V3 0 हो जाएगा। सो ऑन करके V3 माइनस Vn आ जाएगा। सो ऑन ऐसे ही करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, Vn माइनस V1 Vn माइनस V2 एंड Vn माइनस V3, तो ऑन करके लास्ट वाली जो एंट्री है वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, Vn माइनस Vn बन रहा है। ओके, यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि कौन कौन से लीनियरली इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं और कौन कौन से लीनियरली डिपेंडेंट दिख रहे हैं। यहाँ से अगर आप पहले तो इनिशियली ये चीज देखो, यहाँ पे V1 माइनस V2 है, यहाँ पे V2 माइनस V1 है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है, यानी कि इससे ये जनरेट कर सकते हैं या फिर इससे ये जनरेट कर सकते हैं। हमने ये चीज ले ली, यहाँ पे ये चीज और ये चीज सेम है, यहाँ पे ये और ये, यानी कि ये जो डायगोनल के ऊपर का जो मैट्रिक्स है उतने ही अगर हमारे पास वेक्टर्स हो, WIJs हो, तो हम इसे स्पान कर सकते हैं, W को स्पान कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखो, WIJ such that 1 less than or equals to I less than J less than or equals to N। ओके, यानी कि J जो है वो I से बड़ा होगा। J I से बड़ा क्या कहाँ पे होगा, यहाँ पे IJ इक्वल्स हो गए, J बड़ा यहाँ पे होगा, यानी कि ये सारे के सारे वेक्टर्स आपके पास हो तो आप स्पान कर सकते हो किसे, W को। ये चीज में क्या क्या ही दिक्कत है, सारे के सारे जो वेक्टर्स है उसे तो हम इसे जनरेट कर ही सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे ए है तो यहाँ पे क्या है, माइनस ए है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, WIJ such that 1 less than or equals to I less than J less than or equals to N is linearly independent subset of W। क्या ये चीज सही है या नहीं है, उसके लिए इतना बड़ा एग्जाम्पल ना लेके हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे n ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4 दिया गया है ना, तो हम 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बना के ये चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो मैं जल्दी से यहाँ पे ये मैट्रिक्स बना देता हूँ। क्या बन जाएगी, V1 माइनस V1, तो यहाँ पे 0, V1 माइनस V2
V1 माइनस V3 होगा और V1 माइनस V4 होगा। यहाँ पे V2 माइनस V1 यहाँ पे 0 होगा। यहाँ पे V2 माइनस V3 होगा। यहाँ पे V2 माइनस V4 होगा। सिमिलरली V3 माइनस V1, V3 माइनस V2 0, V3 माइनस V4 होगा। यहाँ पे क्या हो गया? V4 माइनस V1, V4 माइनस V2, V4 माइनस V3 एंड V4 माइनस V4, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0 लिख देंगे। ओके, तो कुछ इस प्रकार से n इक्वल्स टू 4 के लिए हमें चीजें दिख पा रही होगी। अभी ये भाई साहब ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं कि सॉरी कहाँ पे है? ओके, ऑप्शन बी में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये वाला जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W है। क्या ऐसा है या नहीं है? यहाँ पे अगर आप एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो उसने क्या बोला है कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लेना है। अभी हमने एक चीज तो ऑब्जर्व कर ही ली है कि ये वाला है वो तो डिपेंडेंट हो जाएगा, इतने से ही जनरेट कर सकते हैं। फिर इसमें आगे क्या बोला है कि आपने जो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिया, यानी कि डायगोनल के ऊपर की जो एंट्रीज ले ली, क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है? यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि अगर आप जे को आई से बड़ा ले लो, फिर क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है? उसके लिए आप अगर एक चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आप ये दोनों का सम कर लो, ये दोनों एंट्रीज का सम कर लो, यानी कि V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3। चलिए ये दोनों कैंसल, मिल गया V1 माइनस V3, यानी कि ये चीज तो मिल गई हमें। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये भी लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ओके, तो हमारा ये जो ऑप्शन है बी वो भी गलत हो जाएगा। अभी सी ऑप्शन में क्या बोला गया है? Wij 1 लेस देन और इक्वल्स टू I लेस देन और इक्वल्स टू n माइनस 1 करोगे और j को I प्लस 1 लोगे तो भी स्पान कर देगा W को। क्या ऐसा है? हमें क्या लेना होगा यहाँ पे? 1 लेस देन और इक्वल्स टू I, हमें यहाँ पे n को क्या लिया है? 4 लिया है। ओके, तो यहाँ पे 3, यानी कि हमारा 1 लेस देन और इक्वल्स टू I लेस देन और इक्वल्स टू 3 ले लो और j जो है उसको क्या ले लो? I प्लस 1। तो हम पहले तो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पे मिल क्या रहा है। यहाँ पे एक तो मिलेगा हमें W1 और 2, W1 और सॉरी W2 एंड 3 एंड मिलेगा W3 एंड W4। ओके, यानी कि क्या ये तीन आपको दिए जाए तो क्या ये पूरा का पूरा स्पेस जनरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? ओके, तो हमारे पास मेनली कौन कौन से है? 1 2 है, यानी कि एक तो ये वाला है, दूसरा के कौन सा है? 2 3 है, 2 3 है यानी कि ये वाला है, और 3 4 है, 3 4 है तो ये वाला है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों आपको दिए जाए तो बाकी के क्या ये तीनों आप जनरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? तो ये वाला तो कर सकते हैं, वो हमने अभी देखा। क्या ये वाला जनरेट कर सकते हैं और ये वाला जनरेट कर सकते हैं? ये देखते हैं। तो इसके लिए अगर आप ये दोनों का सम कर दो, क्या कर दो? V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4 कर दो, तो ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी, तो मिल क्या रहा होगा? V2 माइनस V4। तो भाई साहब इससे तो हम ये भी जनरेट कर सकते हैं। इस सवाल बचा इसका V1 माइनस V4 को आप कैसे जनरेट कर सकते हो? उसके लिए आप क्या करो, ये तीनों के तीनों का सम कर दो, तो क्या मिल जाएगा? V1 माइनस V2 प्लस V2 माइनस V3 प्लस V3 माइनस V4। तो यहाँ से ये कैंसिल, ये कैंसिल,
ये कैंसिल और ये कैंसिल, आपको मिला क्या v1 माइनस v4। तो भाई साहब ये तीनों से ये भी तो जनरेट कर सकते हैं। कुल मिला के ये वेक्टर से हम पूरा का पूरा स्पेस जो है उससे स्पान कर सकते हैं। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में क्या बोला है, डायमेंशन ऑफ W इक्वल्स टू n। यहाँ पे हमें डायमेंशन क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ W जो है उसमें तो सिर्फ 3 ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और वहां पे यहाँ पे क्या बोला है, n, हमारा स्पेस कितने का था, 4, यानी कि 4x4 वाला स्पेस था, जो कि नॉट इक्वल्स टू 4 है। तो हमारा ऐसे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, तो कुल मिला के ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टीच दिस क्वेश्चन। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, let V denote a vector space over a field F and with a basis B equals to E1, E2 and so on En. Let x1, x2 and so on xn belongs to F. Let C equals to x1 E1, comma x1 E1 plus x2 E2 and so on x1 E1 plus x2 E2 and so on xn En. Then A. C is a linearly independent set implies xi not equals to 0 for every I equals to 1, 2 and so on n. B. Xi not equals to 0 for every I equals to 1, 2 and so on n implies that C is a linearly independent set. C. The linear span of C is V implies that xi not equals to 0 for every I equals to 1, 2 and so on n. And D. Xi not equals to 0 for every I equals to 1, 2 and so on n implies that the linear span of C is V. अभी यहाँ पे सिंबल ही सिंबल दिख रहा है, सिंबल ही सिंबल दिख रहे हैं, तो हमारे पास ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। चीजों को आसान करने के लिए मैं क्या करता हूँ, V को एक वेक्टर स्पेस ले लेता हूँ ओवर द फील्ड F। अभी V को कौन सी वेक्टर स्पेस लेंगे हम लोग, सिंपल, हम हमारी जो नोवन वेक्टर स्पेस है वही लेंगे, और वो कौन सी है, R3 ओवर R। कितना सिंपल बना देता हूँ आपके लिए क्वेश्चन को, वो देखना आप लोग। R3 ओवर R ले लिया, हमारा यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा, E1 इक्वल्स टू, हम सिंपली बेसिस ही लेंगे 1 0 0। E2 को हम ले लेते हैं 0 1 0, और E3 जो है उसे हम ले लेते हैं 0 0 1। स्टैंडर्ड बेसिस ले लिया, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है। अभी x1 x2 एंड x3 को हमें R में से लेना है, यानी कि वो कुछ स्केलर टाइप के हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि चीजों को समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्या कर रहे हैं हम लोग, x1 x2 और x3 जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, R में से, फील्ड में से लेना है, जिस भी फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है वो तो R में से लेना है। ओके, अभी हमारा C सेट को ऑब्जर्व करो। C सेट में क्या है, पहले तो आप x1 को E1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 0 0 है। ओके, दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, x1 E1 प्लस x2 E2, यानी कि x1 को आप 1 0 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और x2 जो है उसको आप 0 1 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, एंड थर्ड एलिमेंट कौन सा होगा, x1 E1 प्लस x2 E2 प्लस x3 E3, यानी कि मैं यहाँ पे अगर नीचे लिखने की कोशिश करूँ तो वो क्या होगा, x1 E1 यानी कि 1 0 0 प्लस x2 E2, यानी कि x2 मल्टीप्लाई बाई 0 1 0 एंड प्लस करके x3 0 0 1। अभी ये जो C सेट है उसको इज्जत से लिखने की कोशिश करें तो C सेट कैसा दिख रहा है, C इक्वल्स टू x1 0 0
दूसरा एलिमेंट जो है वो क्या है, x1 x2 एंड 0। एंड जो तीसरा एलिमेंट है वो क्या है, x1 x2 एंड x3। कुल मिला के हमारा सेट इस प्रकार से आ गया। अभी आप डायरेक्टली ऑप्शन में आ जाओ। C is a linearly independent set implies that xi not equals to 0 for every I equals to 1 to n। अभी पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं और लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना होगा तो उसको तीनों की तीनों जो रो है उसको लीनियरली इंडिपेंडेंट आना होगा, यानी कि उसकी रैंक जो है उसको फुल आना होगा। ओके, यानी कि 3 ही आना होगा। यहाँ पे हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। हमें पहला वेक्टर क्या मिला है, x1 0 यानी कि 0, x1 x2 एंड 0। यहाँ पे तीसरा क्या है, x1 x2 एंड x3। चलिए, वो ऑप्शन को डिस्कस करने से पहले मैं सिंपली जैसे रैंक निकालते हैं उस प्रकार से पहले हम रैंक यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि R2 माइनस R1 करते हैं। पहले तो x1 0 0 0 x2 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R जो R1 है उसको R3 में से भी माइनस करते हैं, 0 x2 x3। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या करते हैं, R2 को जो है वो R3 में से माइनस करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर हमारा मैट्रिक्स जो है वो किस प्रकार का होगा, x2 0 0 0 x3। अभी आप ऑप्शन को देखो, क्या बोल रहा है, C is linearly independent set implies that xi not equals to 0 for I equals to 1 to n। हमारा ये जो C सेट है, C सेट वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसकी जो रैंक है उसका जो डायमेंशन है वो 3 आ रहा है। उसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना कि ये तीनों के तीनों नॉन जीरो है। भाई साहब, अगर एक भी जीरो ले लिया तो सीधा उसका जो डायमेंशन है वो 3 से कम होकर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यस, ये ऑप्शन हमारा सही है। बी ऑप्शन क्या बोल रहा है, xi नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी i इक्वल्स टू, हमारे केस में 1 2 एंड 3 implies that C is linearly independent है। अगर हमारा तीनों के तीनों नॉन जीरो है तो ऑफ कोर्स सी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल पा रहा होगा। ओके, ये भी सही है भाई साहब। द लीनियर स्पान ऑफ सी इज V implies that xi not equals to 0 for I equals to 1 to n। लीनियर स्पान ऑफ C इक्वल्स टू V का मतलब क्या होगा, ये तीनों के तीनों वेक्टर है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और अगर वो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो भाई R3 को तो स्पान कर ही देंगे ना, तो ये चीज भी सही है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, xi नॉट इक्वल्स टू 0 फॉर एवरी I इक्वल्स टू 1 to n implies that linear span of C इक्वल्स टू V। अभी हमारा xi कोई भी जीरो नहीं है, xi जीरो नहीं है, मतलब हमारा C सेट में सारे के सारे तीनों के तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर है, implies that linear span of C equals to V। इन लीनियरली इंडिपेंडेंट चीजों से क्या ही जनरेट होगा, R3 ही तो जनरेट होगा। तो यस, ये चीज भी सही है। कुल मिला के हमारा A, B, C एंड D 4 आर करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, let Pnx equals to x to the power n for x belongs to R and let A equals to span P0, P1, P2 and so on. Then A is the vector space of all real valued continuous function on R. B, A is a subspace of all real valued continuous function on R. C, P0, P1 and so on is a linearly independent set in the vector space of all continuous function on R, and D, trigonometric function belongs to A। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप सब लोग बहुत ही क्लेवर तो हो ही। ए क्या दिया गया है, स्पान
P0, P1, P2 एंड सो ऑन। यहाँ से हम ये भी तो लिख सकते हैं ना, स्पान 1x x स्क्वायर एंड सो ऑन। अभी ये ऑप्शन देखो, A is the vector space of all real valued continuous function on R। यहाँ पे आप e to the power x को कहाँ से ले आओगे? ओके, वो तो नहीं आ सकता ना यहाँ पे, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। बी क्या बोला है? ए इज सबस्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन आर। यस, ये चीज सही है। सही क्या बोल रहा है? पी नॉट, पी वन एंड सो ऑन इज अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। हम जानते हैं कि ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता ही है। ओके, तो सी ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे साइन एक्स है, साइन एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ओके, कुल मिला के बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर नए हो दोस्त तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।